नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित। और फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की हम खासतौर पर चर्चा करेंगे क्योंकि मालदा में जो कुछ भी हुआ जी, वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, जी, हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए, जी, हमारे मतलब क्या जो सिस्टम है हमारे देश में, वो किसी भी चीज़ के लिए वो ठीक नहीं है। और वाकई में हमारे देश में ऐसा हो सकता है, जी, हम जैसे युवा पत्रकारों के लिए तो ये आश्चर्यजनक है, जी, क्योंकि बदनाम कई राज्य हो जाते हैं, जी, कई बातें कह दी जाती हैं, जी, लेकिन जो वर्तमान दौर में बंगाल के मालदा में हुआ, वो जी, वाक़ई शर्मनाक है। जी, और जिस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। जी, इसका मतलब राज्य पे आपकी कमान नहीं है। जी। आप क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये जो प्रकरण है ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो शासन चल रहा है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें इस तरीके की जो घटनाएँ लगातार सामने आती रहती हैं, उसी की एक और कड़ी है ये। फ़र्क क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप देखिए कि पहले कभी सीबीआई के अधिकारी जाते हैं तो उनके काम में बाधा पैदा की जाती है। कई बार उनके साथ हाथापाई तक की नौबत आ हुँ, जाती है। ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उनका माथा फोड़ दिया जाता है, उनकी गाड़ी पर पथराव होता है। ईडी के अधिकारी छापा मारते हैं, तो सीएम आके बीच में खड़ी हो जाती हैं। और जब ये सब घटनाक्रम होते हैं तो ईडी भी कभी कोर्ट जाती है, कभी सीबीआई कोर्ट जाती है, कभी बीजेपी कोर्ट जाती है और वहाँ पर ये लोग बताते हैं कि क्या-क्या हुआ, कैसे नियमों को तोड़ा गया, कैसे कानूनी कार्रवाई में बाधा डाली गई। लेकिन इस बार न्यायालय ने खुद देखा, क्योंकि न्यायिक अधिकारी उस पूरी कह सकते हैं कि जो अलोकतांत्रिक जो घटनाक्रम था उसके गवाह बने। हुँ। देखा गया कि किस तरीके से 7 न्यायिक अधिकारी, आप सोचिए कि जब न्यायिक अधिकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव हो सकता है, तो सामान्य जो या तो पुलिस का अधिकारी है, ईडी का अधिकारी है, सीबीआई का अधिकारी है, कोई आम जाँच करता है, उसके साथ क्या हश्र होता होगा, इसकी एक मतलब कल्पना ही 5 से की जा 10 सकती हज़ार है। लोग कैसे अचानक जुट गए? ये बड़ा जी, सवाल है ना। जी। वहाँ पर ये जो अफ़वाह तंत्र और ये जो एक सांगठनिक अफ़वाह या जो सुनिश्चित प्लान था? सुनियोजित तो है ही वहाँ पर, क्योंकि ना ये जो कहते हैं ना कि सिंडिकेट बने हुए हैं, जो हुँ, तृणमूल के जो उगाही वाले सिंडिकेट हैं। ये इनका 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 सांगठनिक ढाँचा ऐसा मजबूत है कि ये पल भर में कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। और वो जो वोटर जिनको कि वोट देने का अधिकार नहीं है, जो फर्जी तरीके से मतदाता सूची में स्थान पा गए थे, अब उनको बाहर कर दिया गया है, तो वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सीधा-सीधा लोगों को नज़र आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जा रही है और जो जो फर्जी मतदाताओं का बाहर होना मतदाता सूची से, ये स्पष्ट तृणमूल कांग्रेस भी इस बात को भाँप गई है। और अंतिम समय में जिस तरह से होता है ना, अपनी सत्ता बचाने के लिए अब हमको कुछ भी करना है, मार-पीट हुँ। या जो भी करना चाहे, हम भले ही बात करते रहें संविधान की या लोकतंत्र की, लेकिन हमको अपनी गद्दी बचाने के लिए हर काम कर देना है। उसी पर अब वो तृणमूल कांग्रेस वाले उतर आए हैं। और अब आप देखिए कि किस तरीके से हमारे जो 7 जो न्यायिक अधिकारी थे, जिसमें 3 महिलाएँ थीं, उनको बंधक बना के रखा गया। 9 घंटे तक। जी। और रात को जब उनको निकाला गया तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। बड़ी मुश्किल से अब आप देखिए कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, हाई कोर्ट पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट का भी दखल हुआ, तब जाकर ये हाई सारे कोर्ट से तो मामला सॉल्व ही नहीं हुआ। जी, रात को सुप्रीम कोर्ट वो मामला पहुंचा, जी, बकायदा कॉन्फ्रेंस पे डीजीपी को लिया गया और जी, डीजीपी ने, वो भी राज्य के मुख्य सचिव उस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, राज्य के सिर्फ गृह सचिव थे। जी, मुख्य सचिव तो कांटेक्ट में ही नहीं थे। जी। तो ये जब क्या होता है कि जब शीर्ष स्तर पर किसी चीज़ की योजना बनाई गई हो, इस तरीके की रिपोर्टें सामने जो आ रही हैं, अगर इस तरीके की बात सही है, हम्म, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोग संपर्क में नहीं होंगे, बहुत सारे लोग फ़ोन नहीं उठाएँगे, क्योंकि एक योजना को आगे बढ़ाया जा रहा था वहाँ पर। और ये एक डर का माहौल बनाया जाता है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ख़ास तौर पर कि चाहे वो मतदाता के मन में डर हो, चाहे अधिकारियों के मन में डर हो, और चाहे आप देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ जो चुनाव आयोग को शिकायत की गई है, उन्होंने क्या कहा अपनी रैली में? उन्होंने ये कहा कि चुनाव परिणाम के बाद ये लोग जो बीजेपी का झंडा उठाते हैं, ये वो प्ले कार्ड लेके बैठेंगे कि हम बीजेपी के नहीं हैं, ताकि वो हिंसा से बच सकें।
ये दिखा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस का जो शिखर नेतृत्व है वो लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा है। और मैं धन्यवाद मैं तो क्या लेकिन पूरी पश्चिम बंगाल की जनता धन्यवाद देना चाहेगी चुनाव आयोग को कि उसने ये बात कह दी है कि जो अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं वो परिणाम के बाद भी वहां पर जब तक चुनाव आयोग का आदेश नहीं आता तब तक वहां पर तैनात रहेंगी। तो इससे लोगों के मन में, मतदाताओं के मन में भरोसा होगा, क्योंकि मतदाताओं को लगता है कि अगर हमने आज इनको वोट नहीं दिया, कल को ये हमको पीटेंगे। अब जब उनको पता है कि अब हमारे पास सुरक्षा बाद में भी रहेगी, तो वो निष्पक्षता के साथ और किसी बिना भय के, बिना लोभ के वहाँ पर वो मतदान बिल्कुल। कर सकते हैं। तो ये जो पारदर्शी मतदान के लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फैसला चुनाव आयोग का। और ये जो जिस घटना पर हम बात कर रहे थे, अब आप देखिए कि न्यायिक अधिकारियों के मन में डर आ गया है। मैं एक अखबार की खबर पढ़ रहा था, हालाँकि वो उसमें नाम नहीं ज़ाहिर किया गया था। एक न्यायिक अधिकारी ने तो कहा है कि भैया मेरे से ही काम होगा नहीं। तो यानी कि जो अधिकारियों के मन में, न्यायिक अधिकारियों के मन में डर पैदा करने का प्रयास किया गया, उसमें कहीं न कहीं सफलता मिली। बिल्कुल। और ये अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या रिप्लेसमेंट करता है उनकी जगह, या न्यायालय की तरफ से क्या रिप्लेसमेंट होती है उनकी तरफ से, जिन्होंने कहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता अब। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पर चल रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किस तरीके से जो सिंडिकेट है वो उगाही करता है, किस तरीके से वहाँ पर पूरा का पूरा तंत्र चलता है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तमाम ऐसे अगर आप ममता बनर्जी के कार्यकाल को उठाकर देखें, तो अक्सर आप कह सकते हैं कि हर महीने, 2 महीने में कोई ना कोई पार्टी का नेता, विधायक या कोई मंत्री जेल जाता दिखा, कभी कभी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते दिखे, कभी या वो किसी अन्य विवाद में फंसता दिखा। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे चली है, लेकिन जनता अब सब समझ रही है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस दिन, बिल्कुल। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि ये कह दे सुप्रीम कोर्ट की कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की चरमरा चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। और ये जो घटना है उसकी इससे पहले मुझे नहीं ध्यान आता है कि सीधे एनआईए की जाँच। सीधे एनआईए की जांच की, कि ऐसा कोई आदेश दिया हो किसी राज्य में ऐसी हुई घटना के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए, राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी कहा हो कि एनआईए की जांच करा लो या सीबीआई को दे दो। तो चुनाव आयोग ने तो खैर सीधा एनआईए को दे दिया। लेकिन और अब देखिए, यहाँ भी देखिए एंगल, जैसे ही चुनाव आयोग देता है एनआईए को जांच, तुरंत राज्य सरकार की सीआईडी सक्रिय होती है और इससे पहले कि आरोपी को एनआईए उठा के ले जाए, सीआईडी अपने पास ले आती है। तो जब एनआईए जांच कर रही है तो उसको कर लेने दो, जो सत्य है वो सामने आ जाएगा। अब भगदड़ कैसी, जब घटनाक्रम हो रहा था तब आपकी सीआईडी कहाँ थी? वो पहले क्यों नहीं अंदाजा लगा पाई कि इस तरीके का घटनाक्रम होने वाला है? तब आपकी जो राज्य खुफिया इकाई है वो कहाँ थी? नहीं, मुख्यमंत्री तो कह रहे कि मुझे जानकारी ही नहीं थी। जी। मतलब क्या गजब का खुफिया जी। तंत्र है, आप जिस जी। राज्य में 15 साल हो गए। जी, और दूसरी बात क्या है कि गृह विभाग भी वो सँभालती हैं, तब अगर आपको इस तरीके की जानकारी और नहीं 15 साल आप सत्ता में हो। जी, और कौन से संवेदनशील एरिया हैं, कहाँ पे क्या घटनाक्रम हो सकता है, तो अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो फिर शायद हो सकता है कि अब आप उस पद की ज़िम्मेदारियों को निभाने में आपकी रुचि नहीं है, या फिर आपकी रुचि घटती जा रही नहीं, है। लेकिन वो कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। जी। लेकिन इससे बढ़िया मौका हो ही क्या सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? जी, लेकिन वो जब क्या है सुप्रीम कि कोर्ट भी मान रहा है कि कानून व्यवस्था नहीं है तो। जी, और राष्ट्रपति शासन की जो बात करी है, अब दर्शकों को ज़रा याद दिला दें कि राष्ट्रपति जी के साथ क्या हुआ था। राष्ट्रपति जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गईं। उनको पश्चिम बंगाल की सरकार ने कह दिया कि उनका एक जो आदिवासियों को एक आदिवासियों के कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी थी, उनको कह दिया गया कि आप यहाँ नहीं, उधर ठीक नहीं है सुरक्षा के लिहाज से और जगह के स्थान के हिसाब से, आप इधर कर लीजिए। उनको छोटा स्थान दे दिया गया। मुख्यमंत्री, उनको एक प्रोटोकॉल होता है उसका तक पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति जी के स्वागत की जो औपचारिकता है वो नहीं निभाई। कोई राज्य सरकार की तरफ से मंत्री नहीं गया राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए। राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल में पहुंची तो देखा कि जब छोटा है तो उन्होंने देखा कि जरा देख लें कि कौन सा स्थान जो था, जो पहले निर्धारित था, लेकिन अंतिम समय में इसको बदल दिया गया। तो राष्ट्रपति वहां पर गई तो कह रही तो बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो सकता था, ये तो बड़ी जगह है, खुली जगह है। आदिवासियों को के कार्यक्रम को में बाधित करने के लिए या रोकने के लिए
इस तरीके का एक तरह से प्रपंच रचा गया। तो जब राष्ट्रपति को नहीं बख्शा गया, राष्ट्रपति के साथ इस तरह का घटनाक्रम हो गया, न्यायिक अधिकारियों के साथ इस तरह का घटनाक्रम हो गया, ईडी अधिकारियों के साथ हो गया, सीबीआई अधिकारियों के साथ हो गया, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, जो विपक्षी कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्या होता होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। तो राष्ट्रपति शासन, देखिए हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें जनता की चुनी हुई सरकार ही सही कह सकते हैं कि प्रतिनिधि होती है। अब जब चुनावी बेला है तो इस चुनावी बेला में राष्ट्रपति शासन अगर लगाते हैं तो शायद वो बैकफायर भी कर सकता है, जो जनता नाराज हो सकती है, जो तृणमूल के जितने भी कह सकते हैं कि उसके अब तक के उसके खिलाफ जितनी बातें हैं, शायद उस वो बातों पे पर्दा भी पड़ सकता बातों है। पर पर्दा पड़ सकता है, मामला दूसरा उठ सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगा इसलिए अगर दिया। राष्ट्रपति शासन लगे भी तो लंबा लगना चाहिए। लंबा लगना चाहिए। तो लेकिन अब राष्ट्रपति भी वहां पे देख चुके हैं और राष्ट्रपति ने क्या कहा, ये उस समय का वीडियो आपको बिल्कुल। मिल जाएगा ऑनलाइन, आप जरा सुनिए। और जब देश का प्रथम नागरिक अगर किसी राज्य के लिए ऐसा कहे, देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो किसी राज्य के लिए ऐसा कहे, शायद पश्चिम बंगाल विरला ही होगा ऐसा राज्य जिसको कि राष्ट्रपति ने और उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है। तो जिसके बारे में हमारे संविधान की संरक्षक राष्ट्रपति और संविधान के संरक्षक जो हमारे उच्चतम न्यायालय है, अगर इस तरीके की बातें कर दें तो कल्पना कर लेनी चाहिए कि वो राज्य कैसा चल रहा है। उस राज्य को ऐसे कुशासन से, ऐसे जंगलराज से मुक्ति दिलाना हर मतदाता का कर्तव्य है। भले ही वो किसी की भी सरकार लाए, वो उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन इस तरीके के शासन से पश्चिम बंगाल को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। अब चलिए सर दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आँखों के जो सितारे हैं, जो तारे हैं, वो चुभने लगे तो क्या किया जाता है? जी। वो मतलब राघव चड्ढा का मामला जो है सर, वो मतलब ऐसा नया नहीं है आम आदमी पार्टी में। जो भी आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, जो भी केजरीवाल को जब भी लगा कि ये मेरे को बाईपास कर रहा है, मीन कि मेरे से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, मेरे से ज़्यादा इसकी चर्चा हो जाती है, मेरे से ज़्यादा इसके रील्स वायरल हो रहे हैं, मेरे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिख भी रहा है, तो इनसिक्योरिटी हो जाती है। अब राघव चड्ढा मामले में पर्दे के पीछे की क्या कहानी है ये तो आप बताएंगे, लेकिन जो दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो कभी करीब थे वो अब दूर होते जा रहे हैं। जी, उसमें देखिए अब असल में क्या है, ये तो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल जाने, लेकिन अगर हम राजनीतिक इसके नेता 2024 के लास्ट तक रिश्ते दोनों में सामान्य थे। जी। उस दौर भी कहा गया जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, तब राघव चड्ढा ने दूरी बनाते हुए लंदन वो चले गए थे और बाद में कहा गया कि आंखों के ऑपरेशन कराने के लिए पहुंचे और काफी लंबे समय तक वो दिल्ली नहीं लौटे थे और उनकी गिरफ्तारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, कुछ भी नहीं कहा था। हालांकि केजरीवाल ने बावजूद इसके उनको हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी थी और वही शायद बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसके बाद से राघव चड्ढा लगातार किनारे होते गए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और दूसरा क्या था, उस समय भी सवाल उठे थे कि आप जो आंखों का ऑपरेशन बाहर करने गए हैं वो तो यहाँ भी हो सकता था, तो आप वहाँ पे क्यों चले गए जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए। तो ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में दूरी दिख रही थी, लेकिन एक चीज़ हमको ये भी देखनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल किन आरोपों से घिरे थे, मनीष सिसोदिया किन आरोपों से घिरे थे। हालांकि राघव चड्ढा पर भी इस तरीके के आरोप लगाए गए थे कि उनका भी दिल्ली जल बोर्ड में कोई घोटाला है या इस तरीके की बातें सामने आई थी। हालांकि आरोपों की सत्यता क्या थी वो अब तक सामने नहीं आया, लेकिन उन पर भी आरोप लगे थे। तो लेकिन जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से तमाम नेताओं ने दूरी बनानी शुरू की थी कि कहीं कोई आंच हम पर ना आ जाए। राघव चड्ढा ने शायद उसी को देखते हुए शायद दूरी बनाई, लेकिन जिस तरीके की बातें आप और हम सभी जानते हैं, हालांकि उसका उल्लेख यहाँ पे करना सही नहीं होगा क्योंकि किसी के परिवार का या कोई निजी मामला होता है। तो इस तरीके के आरोप भी लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा से कुछ और चाहते थे, लेकिन राघव चड्ढा ने कुछ और निर्णय लिए। जो भी निर्णय थे उनके, तो अब हर आदमी अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो उन्होंने कुछ और निर्णय लिए, तो शायद वो दूरी मन में जो खटास थी वो वहीं से पैदा हुई थी। उसके बाद से जब अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में घिरे, और आप देखिए कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये और सत्येंद्र जैन, ये जो चार जो शीर्षस्थ नेता थे वो जेल गए। तो चाहे स्वाति मालीवाल को आप देख लीजिए, स्वाति मालीवाल के साथ तो हालांकि एक प्रकरण हो गया था मार पिटाई का, तो लेकिन आप देखिए स्वाति मालीवाल और ये राघव चड्ढा, इन दोनों ने ही दूरी बना ली थी, दोनों राज्यसभा सांसद थे। इन दोनों की दूरी मीडिया को दिखी, लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हैं, बाकी भी क्या खड़े हुए क्या?
आपने कभी हरभजन सिंह को देखा क्या कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कोई बिल्कुल। ट्वीट कर दिया या मनीष सिसोदिया के समर्थन में ट्वीट कर दिया? हरभजन सिंह भी पार्टी के पक्ष में तो कुछ बोलते नहीं है। जी, जी। तो ये लेकिन क्योंकि आपकी एक निजी खुन्नस है, वो निजी खुन्नस के बारे में दुनिया जानती है, उसका उल्लेख करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एक निजी खुन्नस है, तो मुझे राघव चड्ढा को निशाना बनाना है या मुझे कुछ ऐसे आरोप लगाने हैं जो जिससे लगे कि ये अब तो सर ये तो दूसरी तरफ जा रहे थे। नहीं, ये कहा जो आपने बोला कि दिल्ली जल बोर्ड पे कुछ आरोप लगे थे और जी। ईडी की छापेमारी हुई थी किसी जी। अधिकारी के खिलाफ, जी, तो राघव चड्ढा वहां डर गए जी, और उस डर की वजह से वो भाग गए और उसके जी। बाद एक कॉम्प्रोमाइज किया गया कि आपको बोलना है तो मोदी और अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलना है, और तब से राघव चड्ढा मोदी और अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलते हैं। जी। ये तक कहा जा रहा है। जी, देखिए आरोप आप कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन अगर आप राघव चड्ढा का ये जो प्रकरण 2-3 दिन से चल रहा है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, जो राजनीति से दूरी रखते हैं, लेकिन वो राघव चड्ढा का वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को संसद में बोलने से रोकने वाली पार्टी अलोकतांत्रिक है। आप कैसे कह सकते हैं कि राघव चड्ढा को बोलने का समय नहीं दिया जाए? तो ये दिखाता है कि अब राघव चड्ढा के जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं संसद में, आप देखिए कि जनहित के मुद्दे उठाए हैं उन्होंने। वो गिग वर्कर भी बने, डिलीवरी पार्टनर गिग वर्कर पंजाब के भी होते हैं, जी। गिग वर्कर दिल्ली में बहुत ज्यादा है। जी, तो वो डिलीवरी पार्टनर का उन्होंने एक दिन का अनुभव किया कि उनके सामने क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से जो 30 दिन का पैसा लेकर 28 दिन का आपको टॉक टाइम मिलता है, आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आपका वो रिसीविंग भी नहीं आप कर सकते कॉल की। तो ऐसे जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं, इस तरीके के मुद्दे उठाए। और खासतौर पे अगर हम देखें कि जो महिलाएं हैं उनकी खासतौर पे स्वच्छता का मुद्दा, जो माहवारी का मुद्दा अमूमन हमारे जो पुरुष सांसद नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया, सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कई मुद्दों पर वो उस मुद्दों का हल कराने में भी सफल साबित हुए हैं। तो ये दिखाता है कि अगर एक जनहित से जुड़े मुद्दे प्रखरता के साथ उठाने वाला सांसद हो तो वो समाधान भी निकलवा सकता है। अब आपने क्या राज्यसभा में राघव चड्ढा को सिर्फ इसलिए भेजा था कि राघव चड्ढा ने कहा भी है कि मैं यहाँ पर हंगामा करने, माइक तोड़ने, कुर्सी फेंकने के लिए नहीं आया हूँ। तो आप क्या चाहते थे कि राघव चड्ढा ये सब मुद्दे नहीं उठाकर वो संजय सिंह की तरह ऊपर चढ़ जाएं, कुर्सी पे चढ़ जाएं, वो कागज फाड़ के फेंक दें, वो माइक तोड़ के फेंक दें? पढ़ा लिखा बंदा है, डिसेंट बंदा है, यूथ आइकॉन होता जा रहा है। भारत का जो युवा है वो इस तरीके की राजनीति पसंद करता है कि जनहित के मुद्दे उठाएं, समाधान निकलवाएं, मेज पर चढ़कर कोई स्पीकर की तरफ कागज फाड़ के फेंकने के लिए नहीं। वो आज का युवा चाहता है जो टैक्स पेयर के पैसे से संसद चलती है। तो और वो जो हमारे जो प्रतिनिधि बैठे हैं वहां पर, वो हमारे सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा होते हैं। अगर वो कागज फाड़ के फेंकेंगे तो आप सोचिए जो विधानसभा में क्या होगा, नगर निगमों में क्या होगा, जब देखेंगे कि भाई संसद में इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो अगर हम देखें उनकी जो राजनीति है, और राजनीति शुरू होने से पहले जो उनके जो तथाकथित सामाजिक कार्य थे, अगर आप तब से देख लें आज तक, तो उन्होंने धोखा देने का ही काम किया है। अन्ना हजारे से शुरुआत हुई थी। अन्ना हजारे ने कहा था कोई हमारे इस मूवमेंट को देख के आधार पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उन्होंने कहा था, पॉलिटिकल पार्टी बनाते समय कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। उन्होंने सरकारी बंगला क्या, शीश महल ले लिया, और उसके जब मुख्यमंत्री पद से हटे तब भी सरकारी बंगले के लिए कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। अभी भी उनके पास बंगला है। वो सिक्योरिटी उनके पास कितनी बड़ी है वो देखिए, आपकी दिल्ली और पंजाब पुलिस के जो जवान उनके साथ चलते हैं, वो उसको लोग चकरा जाते हैं कि इतनी गाड़ियां साथ में चलती हैं। जो एक सरकारी गाड़ी की नहीं लेने की बात करता है, उसके साथ गाड़ियों का पूरा काफिला चलता है। तो और आप देखिए कुमार विश्वास के साथ क्या हुआ, जो बीजेपी में आ गई थी एक मुस्लिम शाजिया इल्मी, और ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। प्रशांत भूषण, आशुतोष, दिलीप पांडे, आशीष खेतान, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अश्विनी उपाध्याय भी उनके साथ है। तो ऐसे योगेंद्र यादव, तमाम नाम हैं। आप जरा उनसे पूछ लीजिए अरविंद केजरीवाल, आप जरा उनसे पूछ के देखिए कि अरविंद केजरीवाल क्या भरोसे के लायक हैं। राघव चड्ढा के तो चलो भी वो कार्रवाई चल रही है, तो वो उनकी बात आपको लगेगा कि शायद वो अपने पक्ष में तो वो अच्छी चीजें बोलेंगे। तो ये जो नाम बताए जरा एक बार आप उनसे पूछ के देखिए, या उनके हालिया वीडियो या थोड़े दिन पहले के वीडियो देख लीजिए। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जितने भी आम आदमी पार्टी से लोग निकले हैं, निकाले गए हैं, अगर उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो आज उनको क्या मिला है? साजिया इल्मी को क्या मिला है? जी, फिर भी वो खुशी से है जी। बाकी जो तमाम इधर उधर स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी खुशी से ही है जी।
तो ये सारे के सारे जो नेता हमने नाम बताए, इनकी जरा एक बार आप इनसे पूछ के देखिए, तब आपको पता, या इनके वीडियो देख लीजिए, पूछ नहीं सकते हैं तो आप इनके वीडियो देख लेंगे कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा है। आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि राघव चड्ढा सही हैं या अरविंद केजरीवाल। हाथ क्या फैसला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति की शैली ही वो इस तरीके की राजनीति करने की, झूठे आरोप लगाओ, भाग जाओ, पलट जाओ, माफी मांग लो, या पीठ में छुरा घोंप दो, या अपनी बात से पलट जाओ, है ना, और फिर थोड़ा सा रो के दिखाते हो। तो ड्रामेबाज पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक केजरीवाल के पक्ष के लोगों का कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा केजरीवाल के अलावा किसी की नहीं सुनते थे। अब राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल के साथ अगर राजनीति में आया, केजरीवाल से मेरी बातचीत है, तो मैं तुम्हारे क्यों सुनूंगा। कुछ इस तरह की भी चीजें हैं, क्योंकि तमाम तरह की चीजें चलेंगी तो खैर। लेकिन अब राघव चड्ढा ने भी जो वीडियो के जरिए जो सफाई दी है, और 3 आरोप जो उन पर लगाए गए, घायल हूं इसलिए ज्यादा घातक हूं, उन्होंने भी डायलॉग मारा है। और चूंकि वो बेहद करीबी रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो क्या क्या बताते हैं। अब मुझे लगता है कि उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर अब और लोगों की नज़र तो रही रहेगी, आम आदमी पार्टी की भी रहेगी कि भैया आप क्या बताने वाले हैं। तो खैर देखना होगा कि क्या दोनों ही मामलों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मामले में हो या फिर राघव चड्ढा के मामले में, राजनीति किस तरीके से होती है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।